देखिए, एशिया का सबसे बड़ा स्लम आज नक्शे से मिटने जा रहा है। ये है सेक्टर 6 और ये परिवार अपना सामान पैक कर रहे हैं, लेकिन आज ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये सिर्फ एक घर का शिफ्ट नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बना इंडिया के सबसे बड़े अर्बन प्रोजेक्ट का। 259 हेक्टेयर का पूरा इलाका जमीन से उठाकर दोबारा बनाया जा रहा है और वहां के लाखों लोगों को उन्हीं गलियों में पक्के घर मिलने वाले हैं जहां उनके दादा परदादा टीन की छत के नीचे रहा करते थे। 78 ईयर्स 78 साल में पहली बार धारावी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। 40 साल से ये शहर धारावी को बदलने का वादा कर रहा था। 40 साल तक वो वादा सिर्फ कागजों पर था। अब पहली बार जमीन पर कुछ शुरू हो चुका है। पर यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसे रोकने के लिए इस देश का पूरा विपक्ष एक साथ मैदान में उतर आया था। धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हॉल्ट हो जाए, इसलिए ऑपोजिशन पार्टी बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकाल रही थी। पूरी की पूरी लेफ्टिस्ट लॉबी विरोध कर रही है कि धारावी को मत छुओ। तो अब सवाल ये उठता है कि जो जगह 78 ईयर्स तक इस देश का सबसे बड़ा स्लम बन के रही, जहां 1400 लोगों के बीच एक टॉयलेट हुआ करता था, वहां ये तख्ता पलट हुआ कैसे? आजादी के बाद इतने सालों तक जिनकी सरकार रही, उन्होंने वहां क्या किया? और ये एक प्रोजेक्ट इनके मुंह पर इतना बड़ा तमाचा क्यों है कि इसे रोकने के लिए पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ हो चुका है? आइए इस वीडियो में ये पूरी बात आसानी से समझते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि धारावी आज ऐसी क्यों है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बनी कैसे। 18वीं सेंचुरी में धारावी कोई स्लम नहीं थी। वो मुंबई के किनारे बसा हुआ एक टापू था जहां पर मैनग्रोव के जंगल थे और कोली मछुआरे रहते थे। इस जगह को उस टाइम कोलीवाड़ा कहा जाता था। फिर अंग्रेज आए और बॉम्बे बढ़ने लग गया। 1850 के दशक तक इस शहर की आबादी 5 लाख हो चुकी थी और इसकी डेंसिटी उस टाइम के लंदन से भी 10 गुना ज्यादा थी। लोग ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर रह रहे थे और शहर में बीमारियां फैलने लगी थी। 1896 में जो प्लेग फैला, उसने अकेले बॉम्बे में 2 लाख लोगों की जान ले ली थी। अब अंग्रेजों ने पता इसका क्या इलाज निकाला? उन्होंने शहर साफ नहीं किया, उन्होंने शहर से गंदगी फैलाने वाले सारे उद्योग और उसके साथ काम करने वाले लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया। और जो जगह इसके लिए चुनी गई थी वो थी कोलीवाड़ा। 1887 में पहली चमड़े की टैनरी यहाँ पर लाई गई थी। चमड़े का काम उस वक्त वही लोग करते थे जिन्हें समाज में सबसे नीचा माना जाता था और वही लोग आकर यहाँ पर बसने लग गए। उसके बाद में गुजरात से कुम्हार आए जिन्हें 1895 में अंग्रेजों ने यहाँ पर लीज पर जमीन दे दी। फिर यूपी से कारीगर आए और तमिलनाडु से मजदूर आए। यानी ये जगह किसी हादसे से नहीं बनी थी, इसे बनाया ही इसलिए गया था कि शहर का जो हिस्सा अंग्रेजों को अपनी नजर के सामने नहीं चाहिए था वो यहाँ पर रहे। और यहाँ पर आकर लोग सिर्फ बैठे नहीं, 1883 में यहाँ पर उन्होंने अपना पहला मंदिर बनाया और 1887 में पहली मस्जिद बनी। उसके बाद उन्होंने अपने वहाँ पर कारखाने लगाने शुरू कर दिए। आज उस एक इलाके में लगभग 10,000 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग चलते हैं और वहाँ हर साल हजारों करोड़ का सामान बनकर दुनिया भर में जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाई और वो थी सरकार। यहाँ बिना किसी प्लान के घर बनते चले गए। ना नाली थी, ना पीने का साफ पानी, ना सड़क थी, ना सफाई। और 1947 आते आते धारावी इस देश की सबसे बड़ी स्लम बन चुकी थी। अब आप सोचेंगे कि भाई अंग्रेज तो चले गए, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। 1940 से 1960 के बीच में बॉम्बे में जो लोग अलग अलग जगहों से हटाए गए थे, उन्हें भी उठाकर यहीं पर डाल दिया गया। शहर के दूसरे हिस्सों का कचरा भी यहीं पर फेंका जाता रहा। 1971 में महाराष्ट्र सरकार एक कानून लाई और धारावी को ऑफिशियल स्लम घोषित कर दिया गया। इसके बाद वहां पर कुछ नल लगे, कुछ टॉयलेट्स बने और बिजली आई। बस इससे आगे वहां पर कुछ नहीं हुआ। 1985 में राजीव गांधी ने प्राइम मिनिस्टर्स ग्रांट प्रोजेक्ट का ऐलान किया और धारावी के लिए 100 करोड़ रुपए देने की बात कही। हाँ, वो बात अलग है कि डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर सिर्फ धान काटे गए हैं। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। 2006 में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था कि धारावी में हर 1440 लोगों के बीच में एक टॉयलेट है। पानी का हाल यह था कि हर 15 परिवारों के बीच में एक नल होता था जो सुबह 5 बजे सिर्फ 2 घंटे के लिए चलता था। लोग रात में उठकर उस लाइन में लग जाते थे जहां से उनको पानी भरना है। इसके बाद एक स्टडी में सामने आया कि वहां के 77% घरों में जो पानी पहुंचता है वो निहायत ही गंदा है और वहां के 78% सरकारी टॉयलेट्स ऐसे हैं जिनमें पानी का कनेक्शन तक नहीं है। यानी लोगों को धोने तक के लिए अपने घर से पानी लेकर जाना पड़ता है, जिसके लिए वो 5 बजे सुबह लाइन में लगा था। ऊपर से जहां 2 स्क्वायर किलोमीटर में 7 से 8 लाख लोग रहते हों और 1400 लोग एक टॉयलेट इस्तेमाल करते हों, वहां किसी बीमारी को रोकना नामुमकिन था। और इसका नतीजा ये था कि हर दिन उस एक इलाके से लगभग 4000 बीमारी के मामले सामने आते थे। दस्त, टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, ये सारे रोग कॉमन थे। और सबसे भयानक आंकड़ा यह है कि धारावी में रहने वाले आदमी की एवरेज एज बाकी देश से
7 साल कम थी। 2004 में पहली बार धारावी को पूरी तरीके से बनाने के लिए एक असली प्लान तैयार हुआ था। उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार हुआ करती थी। प्लान बना, फाइल बनी, टेंडर भी निकाले गए और फिर उन्हें वापस ले लिया गया। पूरे उस दौर में धारावी में सिर्फ एक इमारत बनकर खड़ी हुई, जिसमें कुछ लोगों को घर भी मिला, बाकी सब कागज पर ही रह गया। एक के बाद एक टेंडर गिरते गए, कभी शर्तें बदल गई तो कभी कोई बड़ी कंपनी आगे ही नहीं आई, कभी सरकार ही बदल गई। 2020 तक धारावी के अपने लोगों का सबसे बड़ा संगठन यह कह रहा था कि यह प्रोजेक्ट 16 साल से लटका पड़ा है। 16 साल, यानी उस इलाके में एक पूरी पीढ़ी पैदा होकर जवान हो गई और प्लान कागज पर ही रह गया। फिर 2016 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इसे दोबारा उठाया, पूरी की पूरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई। 2018 में एक नया मॉडल तैयार हुआ और ग्लोबल टेंडर निकाले गए। फिर इसी प्लान में तय हुआ कि जो लोग 300 स्क्वायर फीट के एरिया में रह रहे हैं उन्हें कम से कम 350 स्क्वायर फीट का एरिया मिलेगा। मार्च 2019 में बिड खोली गई। दुबई की एक कंपनी सेकलिंग टेक्नोलॉजीज सबसे ऊपर आई 7200 करोड़ की बिड के साथ, और अडानी ग्रुप दूसरे नंबर पर रहा। यानी 78 ईयर्स में पहली बार धारावी का काम असल में शुरू होने वाला था। और ठीक इसी मोड़ पर नवंबर 2020 में उद्धव ठाकरे की एनडीए सरकार ने पूरा टेंडर ही रद्द कर दिया। वजह यह बताई गई कि रेलवे की 45 एकड़ जमीन, उसको लेकर शर्तें बदलनी पड़ेंगी। अब जरा सोचिए, बोली खुल चुकी थी, सबसे ऊंची बिड तय हो चुकी थी और काम शुरू होने वाला था, और उसी वक्त पूरा प्रोसेस जीरो पर लौटा दिया गया। धारावी के लोगों के 52 अलग अलग संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया। उनका कहना साफ था कि 16 साल में पहली बार तो कुछ हिलने वाला था और आपने इसे फिर से पीछे धकेल दिया। फिर अक्टूबर 2022 में एक नया टेंडर निकला और इस बार कुछ नई शर्तें थी। 29 नवंबर 2022 को बिड खोली गई। 3 कंपनीज आई, जिनमें से एक टेक्निकल राउंड में ही बाहर हो गई। डीएलएफ ने 2025 करोड़ की बिड दी। अडानी प्रॉपर्टीज ने 5069 करोड़ की बिड दी। बिड के साथ साथ एक शर्त और जुड़ी हुई थी कि जीतने वाली कंपनी को रेलवे की जमीन के लिए 2800 करोड़ रुपए अलग से देने होंगे। यानी अडानी की जो बिड थी उसमें 2800 करोड़ रुपए और ऐड करने पड़ेंगे और टोटल बिड अब 7869 करोड़ की हो जाती है, 7869 करोड़ रुपीस। और ये बिड 2019 वाली सबसे ऊंची बोली से भी ज्यादा थी। इसके बाद नव भारत मेगा डेवलपर्स नाम की एक कंपनी बनती है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार और स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ये भी हिस्सेदारी में होती हैं, और यहीं से असली हंगामा शुरू होता है। देखिए, दिसंबर 2023 में हजारों लोगों को लेकर अडानी के ऑफिस तक मोर्चा निकाला गया। मार्च 2024 में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एंडिंग पॉइंट धारावी में रखा और वहां खड़े होकर कहा कि आपकी जमीन दलाल छीन रहा है। अगस्त 2024 में कांग्रेस ने धारावी न्याय यात्रा निकाली, जिसे वर्षा गायकवाड़ ने लीड किया, जो खुद 20 साल तक धारावी की एमएलए रह चुकी थी। आरोप बस एक ही था कि मुंबई को अडानी को बेचा जा रहा है और ये 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। तो भाई साहब, ऐसे में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये पता चल जाए कि अडानी को एक्चुअली में मिल क्या रहा है। पहले ये समझ लीजिए कि ऐसे प्रोजेक्ट चलते कैसे हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एकदम से लाखों लोगों को घर मुफ्त में बना कर दे दे। तो ऐसे में किसी प्राइवेट कंपनी को कहा जाता है कि तुम सबके लिए घर मुफ्त में बनाओ और उसके बदले तुम्हें कुछ जमीन मिलेगी, जिसे बेचकर तुम अपना पैसा निकाल लेना। और इसी तरीके का केस धारावी में हो रहा है। 259 हेक्टेयर के इस इलाके का लगभग 63% हिस्सा रिहैबिलिटेशन में जाएगा, यानी वहां के लोगों को मुफ्त घर, सड़कें, नालियां ये सब मिलेंगी। और भाई साहब, ये पूरा खर्चा अडानी का है। इसके अलावा बाकी जो लगभग 37% हिस्सा है, जो 48 से 50 हेक्टेयर बैठता है, उसे अडानी खुले मार्केट में बेचने के लिए बना सकता है। इस जमीन का सबसे कीमती हिस्सा पड़ता है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास। वहां 4 बहुत ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, जिसका टोटल बिल्डअप एरिया 14 करोड़ स्क्वायर फीट तक जा सकता है और जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। दूसरी बड़ी चीज है TDR, यानी कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। नाम सुनकर घबराइए मत, एक आसान सी चीज है। मान लीजिए आपकी जमीन पर रूल के हिसाब से 4 मंजिल बन सकती है, लेकिन आपने सिर्फ 2 बनाई हैं।
तो बची हुई 2 मंजिल बनाने का जो आपका हक है वो आप किसी और बिल्डर को बेच सकते हो। इसके लिए बेसिक पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है जो कि आपकी बिल्डिंग के 2 मंजिल दूसरे की बिल्डिंग में जोड़ सकता है। मुंबई में इस पेपर की बहुत कीमत होती है क्योंकि वहाँ जमीन कम है और लोग ज्यादा हैं। और अडानी को रूल ये मिला है कि धारावी के अंदर वो जितनी जगह मुफ्त घर बनाएगा उसका 1.33 टाइम्स TDR उसको मिलेगा। साथ में शर्त ये भी है कि उसे 9 से 10 साल के अंदर ये बेचना पड़ेगा ताकि वो उसे दबा कर ना बैठ जाए और मुंबई के अंदर रेट्स ना चढ़ा दे। तीसरी चीज है धारावी से बाहर की जमीन, और यही सबसे ज्यादा चर्चा में है। और इसकी वजह यह है कि धारावी में जो लोग नियम के हिसाब से मुफ्त घर के हकदार नहीं हैं उनको भी घर देना है, लेकिन वो घर धारावी के अंदर नहीं बन सकते क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं है। इसमें महालक्ष्मी की डेयरी वाली लगभग 24 हेक्टेयर जमीन है। फिर बुंधूप, मुलुंड और मालवानी में लगभग 1300 एकड़ सॉल्ट पैन की सरकारी जमीन है जो बेकार पड़ी हुई है। मुलुंड वाले हिस्से में 54,000 से ज्यादा घर बनेंगे और उसी में कुछ टावर्स बेचने के लिए भी बन जाएंगे। और माटुंगा के पास रेलवे की लगभग 14.5 हेक्टेयर जमीन लीज पर दे दी गई है। तो हाँ, लिस्ट लंबी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सारा पैसा अडानी को मिलेगा 8 से 10 साल बाद, और वो भी तब जब सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तब। पूरा प्रोजेक्ट 17 साल का है और अडानी को एक भी रुपया कमाने से पहले लाखों करोड़ लगाने पड़ेंगे। लाखों लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा, पूरा इलाका खाली करना पड़ेगा, जमीन समतल करनी पड़ेगी, नई सड़कें, नालियां डालना, सब कुछ करना पड़ेगा, और उसके बाद हजारों मुफ्त घर बनाकर देने पड़ेंगे। और ये पैसा वापस तभी आएगा जब मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट अच्छे से चलता रहे और इतने सारे घर बिक जाएं। अब दूसरी तरफ धारावी के लोगों को क्या मिल रहा है? तो देखिए, जो लोग 1 जनवरी 2000 से पहले वहां पर रह रहे थे उन्हें धारावी के अंदर ही 350 स्क्वायर फीट का घर मुफ्त में मिल जाएगा। ये इस देश के किसी भी दूसरे स्लम प्रोजेक्ट से 17% ज्यादा है। इसके बाद जो लोग 2000 से 2011 के बीच में आए थे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए में घर मिलेगा, और जो लोग इसके बाद आए थे उनको किराए पर घर दिया जाएगा। यानी इस प्रोजेक्ट में कोई बेघर नहीं रहेगा, और ऐसा इस देश के किसी भी स्लम प्रोजेक्ट में पहली बार हुआ है। अप्रैल 2025 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने धारावी का पूरा मास्टर प्लान अप्रूव कर दिया। इसमें कुल 95,790 करोड़ रुपए लगने थे, यानी 95,790 करोड़ रुपए लगने थे, जो इस देश के किसी भी प्राइवेट अर्बन प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा है। अब हो सकता है कि किसी को 350 स्क्वायर फीट सुनने में छोटा लगता हो, तो ये देखिए कि उस 350 स्क्वायर फीट के अंदर क्या क्या है। जिंदगी में पहली बार अपना खुद का टॉयलेट, पहली बार नल के भरोसे का पानी, और पहली बार बिजली का लीगल मीटर। जिस जगह 1440 लोग एक टॉयलेट इस्तेमाल करते थे, अब वहां हर परिवार का अपना एक टॉयलेट होगा। धारावी के अंदर हॉस्पिटल का एक पूरा नेटवर्क बनेगा और उसके साथ साथ पॉलीक्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी खोले जाएंगे। पूरे इलाके को इस तरीके से बांटा गया है कि हर आदमी अपने स्कूल, हॉस्पिटल और कम्युनिटी सेंटर तक 5 से 15 मिनट में पैदल चलकर आराम से पहुंच सके। माहिम नेचर पार्क से निकलकर पूरे इलाके के बीच से एक ग्रीन कॉरिडोर गुजरेगा और बीच में एक बड़ा खुला मैदान बनेगा, जो सिर्फ धारावी का नहीं बल्कि पूरे मुंबई का होगा। धारावी के बीच से एक नया मेट्रो कॉरिडोर भी निकलेगा और इस देश का पहला ऐसा ट्रांजिट हब यहाँ बनेगा जहाँ इंसान लोकल ट्रेन, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस और बस सब एक ही जगह से पकड़ सकेगा। और जो धारावी की असली ताकत है, यानी वहाँ के छोटे छोटे हजारों कारखाने, उनके लिए मास्टर प्लान में अलग से कमर्शियल जगह रखी गई है ताकि लोगों का काम धंधा वहीं का वहीं बना रहे। इस पूरे प्लान पर सिंगापुर के पब्लिक हाउसिंग के जो एक्सपर्ट हैं वो सलाह दे रहे हैं। वही सिंगापुर जिसने अपने स्लम्स को दुनिया की सबसे अच्छी पब्लिक हाउसिंग में बदल कर रख दिया। और आखिर में वो चीज़ जो सबसे बड़ी है, धारावी के किनारे से मीठी नदी बहती है। ये वही नदी है जिसने जुलाई 2005 में पूरे मुंबई को डुबो कर रख दिया था, क्योंकि एनक्रोचमेंट ने इसको इतना सिकोड़ दिया था कि बारिश का पानी कहीं जा ही नहीं पाया। इस नदी में हर रोज बिना ट्रीटमेंट वाला सीवेज गिरता है। अब बीएमसी की एक टनल ना उसे नदी तक पहुंचने से पहले ही रोक लेगी। हर दिन 16 करोड़ 80 लाख लीटर पानी को पहले ही रोका जाएगा। और मास्टर प्लान में उस नदी के किनारे एक वाटर फ्रंट प्रपोज है। अगर वो भी बनता है तो मरीन ड्राइव के बाद वो मुंबई का सबसे बड़ा वाटर फ्रंट होगा। यानी जिस नदी को इस शहर ने दशकों तक अपना गटर बना के रखा, उसी के किनारे लोग शाम को टहलने आएंगे। जनवरी 2025 में रेलवे की जमीन पर पहली बार काम शुरू हुआ था और रिहैबिलिटेशन का जो टारगेट था उसको 2032 का रखा गया था। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इस देश में एक तरह की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो जगह स्लम रहती है वहां का वोट पक्का रहता है।
जिस आदमी के पास पक्का घर, पक्का पता, प्रॉपर्टी के असली कागज आ जाएं, वो हर 5 साल में किसी के सामने हाथ जोड़ने नहीं जाता, वो सवाल पूछता है। धारावी में पिछले 20 साल से एक ही पार्टी की सीट थी और 20 साल तक वो स्लम ही रही। अगर धारावी बदल गई तो इनके पास क्या बचेगा? इन्हें फिर असली विपक्ष बनना पड़ेगा, पॉलिसी पर लड़ना पड़ेगा, अपना प्लान देना पड़ेगा और सरकार को उसी मैदान में हराना पड़ेगा जिसमें देश आगे बढ़ता है। लेकिन ये तो वो करना ही नहीं चाहते। ये तो वो करना चाहते हैं जो इन्हें आता है, लोगों को जातियों में बांटना, धर्म में बांटना, इलाकों में बांटना और हर 5 साल में एक नया झगड़ा खड़ा करना। यही एक तरीका है जो इन्हें दशकों से सत्ता में रखता आया है और उसकी कीमत इस देश के समाज ने भी चुकाई है और अर्थव्यवस्था ने भी चुकाई है। एक तरफ वो रास्ता है जिसमें देश बनता है और लोगों को घर मिलता है, दूसरी तरफ वो रास्ता है जिसमें देश 1000 टुकड़ों में बांटा जाता है ताकि हर टुकड़े पर कोई अपनी अपनी दुकान चला सके, अपना अपना राज कर सके। और जो लोग आज भी ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट रद्द हो जाना चाहिए, उनसे सिर्फ एक ही सवाल है। आपके पास 25 साल थे। 2020 में जब बोली खुल चुकी थी और काम शुरू होने वाला था, तब आपने टेंडर रद्द कर दिया और जब दूसरी सरकार ने वही काम आगे बढ़ाया तो आपने यात्राएं निकाल दी, मोर्चे निकाल दिए, आप तो कोर्ट तक पहुंच गए। और इस पूरे वक्त में आपने धारावी के लिए अपना एक प्लान नहीं दिया, एक भी नहीं। तो आप साफ साफ बता दीजिए कि आपको धारावी से चाहिए क्या? वहां के लोगों के घर या उनका सिर्फ वोट? बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपने विचार ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई साहब। और हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। सभी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।